Assalamu alaikum. So now we are starting our 15th lecture, and it is going to be the part 3 of the lecture series of reptiles. So let's get to it. So अभी तक हमने 3 ऑर्डर्स जो हैं वो जो लिविंग ऑर्डर्स हैं रेप्टाइल्स के वो पढ़े हैं, टेस्टोडाइन्स, रिंकोस्फेलिया एंड सॉरिया. So and the 3 sub orders of the snakes and lizard order. So अब हम 4th ऑर्डर जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं, which is the crocodilia. Crocodilia word is derived from a Greek word crocodielos, which means lizard. वैसे अगर आप देखें तो of course इस ग्रुप के अंदर lizards तो नहीं है, लेकिन ये आप कह लें कि एक्स्ट्रा ग्लोरीफाइड टाइप्स के lizards हैं. देखा जाए तो बॉडी पैटर्न है लिजर्ड्स का और क्रोकोडाइल्स का, वो ऑलमोस्ट देखने में वो एक जैसे ही लगते हैं, ऑल्दो उनका साइज एक जैसा नहीं है, बट इसके बावजूद दिस इज द रूट ऑफ द वर्ड क्रोकोडिलिया. सो दिस ऑर्डर कंसिस्ट्स ऑफ 21 स्पीशीज including alligators, crocodiles, gavials and camels, and they have laterally compressed teeth and triangular eye orbits, skull opening front of the eyes. So इनका एक खास जो है वो टेक्स्ट बुक आप इसे कह रहे कि skull pattern है, skull bony pattern है. They have elongated snout, जैसे कि अगर आपने जू में या कहीं किसी डॉक्यूमेंट्री में एलिगेटर को देखा हो या तो आप देख सकते हैं कि स्नाउट जो है वो काफी आगे की तरफ बढ़ी हुई होती है. एंड दे यूजुअली कैच फूड बाय साइडवे स्वीप ऑफ द हेड. इनके नेक मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अगर बाइट करने में कामयाब हो गए, बाइट के थ्रू ग्रिप करने में कामयाब हो गए अपने शिकार को, तो ये इतने जोरदार तरीके से अपने गर्दन को झटका देते हैं, झक देते हैं या साइड में स्वीप देते हैं कि दे कैन यूजुअली कामयाब हो जाते हैं अपने प्रे को मारने में और फिर उसको. नॉस्ट्रिल्स आर एट द टिप ऑफ द स्नाउट, सो दे कैन ब्रीथ व्हाइल सबमर्ज्ड. अगर आपने देखा हो बाज़ औक़ात एक जो शैलो वाटर के अंदर कुछ स्विमर्स जो है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो पानी से बाहर रखते हैं, खुद वो सबमर्ज्ड रहते हैं. तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है यहाँ पर कि ये अपना जो नॉस्ट्रल्स हैं ये इसको पानी से बाहर रखते हैं, बाकी बॉडी इनकी सबमर्ज्ड रहती है. तो इसके मदद से ये हवा से ऑक्सीजन वगैरह लेते रहते हैं, ब्रीथ करते रहते हैं. And the specialized tissue flap at the end of the tongue keeps the water to be inhaled while breathing. ये भी एक नेचर ने इनको एक एडेड सोफिस्टिकेशन दी है कि इनकी टंग की बैक साइड पे एक टिश्यू का फ्लैप होता है जो कि एयर पैटर्न जो है उसको अलग रखता है माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, तो जिसकी मदद से एयर जो है वो बगैर बकल कैविटी में किसी और चीज से इंटरेक्ट करते हुए सीधा लंग्स तक चली जाती है, और इस तरह जो वाटर है वो भी लंग्स तक जाने में कामयाब नहीं होती. सो ये एक एडेड सोफिस्टिकेशन. सो देयर इज अ बोनी प्लेट आल्सो व्हिच इज नोन एज द सेकेंडरी पैलेट एंड दैट सेपरेट्स नेजल एंड माउथ पार्ट्स. ये एक और सोफिस्टिकेशन नेचर ने इनको दी है कि बाकायदा से एक बोनी पैलेट भी इनको दे दी है, एक आप कह लें कि एक दीवार है, एक आड़ है दोनों सिस्टम्स को सेपरेट करने के लिए, और वो इनके जो स्कल है उसके अंदर एक सेपरेट बॉडी प्लेट है जो इनके नेजल कैविटी और बकल कैविटी को सेपरेट करती है. स्ट्रॉन्ग मस्कुलर elongate and laterally compressed tail is often used as offensive and defensive. अगर आप एलिगेटर्स को देखें तो आप बड़ी क्लियर एक इनका एक सेलिएंट फीचर है कि इनकी जो टेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और
ये they move it as a whip on as a defensive and offensive tool. ये किसी पे हमला करना चाहें, if they don't want to kill that certain organism, they can use it as a whip कि जिसकी मदद से वो एक चोट लगे और वो डर के भाग. अदरवाइज इनके जो जॉ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, they can easily kill any sort of attacker or kind of prey. And optimum sized food is swallowed whole. कि अगर तो जो प्रे है या फूड है वो एक छोटे टिगर के साइज का है, तो वो उसको इजीली जो है स्वॉलो कर लेंगे बगैर च्यू की, चिबाए बगैर वो एज सच निकल लेंगे. लेकिन अगर फूड जो है वो बहुत बड़ा है, यानी कि एक लार्ज साइज का कोई टिगर है या आप कह लें कि वाइल्ड बाइसन है, एक बाइसन गाय की एक भैंस की एक टाइप है जो वाइल्ड है, या नील गाय है फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा एनिमल है जिसको ये एक साथ पूरा निकल नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं कि ये एक लिम्ब जो है उससे पकड़ के रखते हैं फूड को, और अपनी जो नेक मसल्स है उसकी मदद से इसको जोर से झटका देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो कई टुकड़ों में बढ़ जाता है. और प्लस ये कि इनका एक मैकेनिज्म है कि ये रोटेट करते हैं अपने बॉडी एक्सेस के गिर्द काफी तेजी से. सो व्हाइल दे आर होल्डिंग देयर फूड, दे विल होल्ड द फूड with their jaws and then they rotate aggressively to dismember the prey's body. तो इस तरह जो prey है वो उसके आप कह लें कि ऑप्टिमम साइज के पीसेस हो जाते हैं जिसको वो ये प्रॉपरली swallow कर सकते हैं. And they swallow stones and rocks as abrasive to help in digestion. Thus they have a gizzard-like stomach. अगर आपने कभी birds की dissection की हो या देखी हो, तो उनमें एक खास पाउच होता है स्टमक के साथ. ये स्टमक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर अगर आप उसको डाइसेक्ट करें तो उसमें छोटे छोटे स्टोन्स आपको मिलते हैं. अब उसमें ये है कि वो स्टोन्स बेसिकली एक आटे की चक्की का जिस तरह कॉन्सेप्ट है कि वो पत्थर की बनी होती है और उसके अंदर जो है वो आटा पिसता रहता है पत्थरों के दरमियान, घिस घिस के जो है वो उसका आटा बन जाता है. सिमिलरली ये जो स्टोन्स कंज्यूम किए जाते हैं बर्ड्स या इस केस में एलिगेटर की अगर बात करें, तो वो स्टोन्स जो है बेसिकली शेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके खाना जो है ये च्यू नहीं करते. अगर तो ये प्रॉपरली च्यू करें अपने फूड को तो फिर तो उस मैकेनिज्म की ये स्टोन्स या रॉक्स इनको कंज्यूम करने की जरूरत ना पड़े. लेकिन अब क्योंकि इनके जो जॉ है वो चूइंग के लिए काम नहीं आते, इसलिए ये एक एडेड आप कह लें कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्टोन्स और रॉक्स को कंज्यूम करते हैं, जिनके दरमियान घिस के खाना जो है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह जो है वो इनका खाना हजम आराम से हो जाता है. इस टाइप के स्टमक को गिजर्ड कहते हैं. और गिजर्ड जो है वो एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है बर्ड्स के अंदर, लेकिन ये एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो कि इनका बर्ड से मिलता जुलता है. एंड दे आर ओविपेरस एंड डिस्प्ले एक्टिव पैरेंटल केयर. दे ले एग्स, और कुछ केसेस में इनके अंदर जो है वो बड़ी एग्रेसिव पैरेंटल केयर होती है कि जो पेरेंट्स खास तौर पर जो मैटरनल पेरेंट है, मदर है, वो बहुत एग्रेसिवली अपने एग्स को जो है वो डिफेंड करती है और प्रॉपरली नेस्ट बना के उनको उनकी हिफाजत की जाती है. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स? स्किन हैज नो रेस्पिरेटरी फंक्शन. जैसा कि हमने एम्फीबियंस में पढ़ा कि स्किन जो है उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन है, गैस एक्सचेंज होता है उसके अक्रॉस, लेकिन रेप्टाइल्स में स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं करती.
इट इज़ वेरी थिक एंड ड्राई एंड कैराटिनाइज्ड। अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनकी स्किन के अंदर कैराटिन प्लेट्स होती है। कैराटिन एक प्रोटीन है जिसकी वजह से खास रिजिडिटी, एक खास सख्ती जो है वो स्किन में आ जाती है, और जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है ये लूज हो गया है, इसकी जगह प्रोटेक्टिव फंक्शन आ गया। तो स्किन इज वेरी हार्ड, वेरी टफ एंड इट इज अ वेरी impressive protective tool for these animals. Skin secretions are also reduced, but pheromones for finding suitable mate may be secreted. तो वैसे तो secretions वाला जो आप कह लें फंक्शन है, अब क्योंकि इनकी स्किन जो है वो प्रॉपरली कैराटिनाइज और थिक और ड्राई हो गई है, टफ हो गई है, इनके स्किन में बहुत ज़्यादा पोर्स नहीं है जहाँ से सेक्रेशंस हो सके, या बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स नहीं है जो सेक्रेशंस कर सके स्किन में। बट जो फेरोमोन्स हैं वो दे आर थॉट टू बी वन ऑफ द सेक्रेशंस दैट टेक प्लेस थ्रू द स्किन। तो वैसे तो ये फंक्शन रिड्यूस हो गया, बट फेरोमोन्स वाला जो आप कह लें फंक्शन है वो स्किन से हो सकता है कुछ स्पीशीज का। Reptiles shed skin periodically, which is called ecdysis. पुरानी स्किन जो है वो रिप्लेस हो जाती है नई स्किन के साथ पीरियोडिकली, और ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है कि उन्होंने कितनी देर के बाद अपनी स्किन को रिप्लेस करना है। It usually starts from the head region in snakes and lizards. So snakes and lizards में ये process head से पहले हेड पोर्शन से पहले शुरू होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो बढ़ता जाता है बाकी बॉडी की तरफ। Ecdysis happens more frequently in young ones as compared with adults. तो अब ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि फ्रीक्वेंसी जो है स्किन रिप्लेसमेंट की या ecdysis की, वो जो यंग वंस हैं उनमें ज़्यादा है, और जो ओल्ड या एडल्ट्स हैं उनके अंदर ये फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर यंग वंस जो है वो साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिप्लेस कर रहे हैं अपनी स्किन को, तो जो एडल्ट्स हैं वो साल में हो सकता है सिर्फ 1 दफ़ा या 2 साल में 1 दफ़ा स्किन को शेड करते हैं। आउटर एपिडर्मल लेयर इज डेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। अब ये इस हद तक कैरेक्टराइज्ड है कि इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, और जिस ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है वो डेड होता है। And chromatophores are present in the skin. Color change may be a function of sex recognition and thermoregulation. अब इनकी स्किन में थर्मोफोर्स होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि वो स्किन को मुख्तलिफ कलर या कलर पैटर्न्स देते हैं। तो ये कलर पैटर्न्स या कलर चेंज जो कुछ स्पीशीज के अंदर पाया जाता है वो हो सकता है कि जेंडर रेकग्निशन का काम करता हो या थर्मोरेगुलेशन के काम करता हो, क्योंकि कुछ कलर जो हैं वो दूसरे कलर की निस्बत ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ जो है वो ज़्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है कि थर्मोरेगुलेशन के लिए इनका स्किन का कलर बहुत मैटर है। ये सब जानते हैं कि ब्लैक कलर या डार्क कलर जो है वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो लाइट कलर जो है वो ज़्यादा रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द फंक्शंस। प्लस ये कि कुछ स्पीशीज में कलर्स की आप कह लें कि ब्राइटनेस और डलनेस जो है वो जेंडर से भी रिलेट की जाती है, यानी कि हो सकता है कि जो मेल्स हों किसी एक स्पीशीज के, उनका जो कलर पैटर्न है वो ज़्यादा ब्राइट हो एज कम्पेयर टू द फीमेल्स ऑफ दैट स्पीशीज। सो ये भी एक जेंडर रिकग्निशन का भी एक जो फंक्शन है वो इस इन क्रोमैटोफोर्स के थ्रू ये हो सकता है। So support and movement, how these animals support their bodies and how they move. So reptilian skeleton is believed to be evolved from amphibians regardless of modified structures, skin and cartilage. So the modified structures in snakes are their legless bodies, of course, and in turtles the major modified structure is the shell. सो इवन दो ये कहा जाता है कि ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, इसके बावजूद इट इज़ बिलीव्ड के रेप्टाइल्स
जो हैं वो इस दुनिया में जो आए हैं वो एम्फीबियंस के थ्रू आए हैं। एम्फीबियंस के एवोल्यूशन से रेप्टाइल्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। As compared to amphibians, reptile skeletons are bigger and stronger, which everyone knows कि इनके skeleton जो हैं वो ज़्यादा tough हैं और sizes बड़े हैं animals के as compared to amphibians. And secondary palate separates nasal passage from the buccal cavity, as we have previously discussed. And here is a picture of secondary palate कि ये buccal cavity है और ये nasal passage है, and here I have the red circle around it. ये एक bony palate है जो कि इन दोनों passages जो है उनको separate रखती है. And reptiles have more vertebrae in the neck as compared to amphibians, providing greater neck movement and additional flexibility. ये एक बड़ा major modification है जो कि reptiles में आया है कि मैंने जिस तरह पिछले लेक्चर में बताया था कि इनकी जो नेक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करती है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस. अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लें फ्रॉग एम्फीबियंस से और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लें एलिगेटर को आप रेप्टाइल्स में से, तो आप देख सकते हैं कि दोनों की नेक मूवमेंट में बहुत डिफरेंस है. और इसकी रीज़न ये है कि जो एम्फीबियंस हैं इनकी नेक में जो वर्टिब्रा है उनकी तादाद ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस. जो सर्विकल वर्टिब्री है, जो कि नेक वर्टिब्री है, वो नंबर में भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस. रिब्स में भी हाईली मॉडिफाइड. ये मॉडिफिकेशंस जो है वो हर स्पीशी में पाई जाती है. रिब्स इन स्नेक्स द रिब्स आर कनेक्टेड टू लार्ज बेली स्केल्स थ्रू मसल्स टू हेल्प लोग. रिब्स जो है उनका स्नेक्स के अंदर, क्योंकि स्नेक्स में उन्होंने क्रॉल करना है बगैर लेग्स के, सो मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस का होना ज़रूरी है उनकी बॉडी के अंदर. वहाँ पर काम आती है उनकी रिब्स. और रिब्स जो है वो अटैच है बेली स्केल्स से. जो बेली सरफेस है उसके ऊपर स्केल्स हैं जिनके साथ ये रिब्स जो है वो अटैच है मसल्स के थ्रू. और ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है उसकी मूवमेंट में, इनकी लोकोमोशन में हेल्प करती है. प्लस ये कि जो आपने अक्सर आपके ज़हन में अगर कोबराज की अगर तस्वीर आती है तो आप देखते हैं कि उनकी जो नेक जो है वो काफ़ी आपको एक्सटेंड हुई भी नज़र आती है. एक ख़ास पैटर्न है जिसमें वो ह्यूमंस को या अपने प्रे को डराने के लिए एक ख़ास किस्म का एक एग्रेसिव डिस्प्ले जो है वो सामने रखते हैं. तो वो नेक वर्टिब्री बेसिकली जो है वो आप कह लेंगे नेक वर्टिब्री ऑफ कोबराज हैव रिब्स that may be flared for aggressive displays. They are put on display so that they can send a message to any potential attacker and stay away from. तो ये एक तरह का एक एग्रेसिव डिस्प्ले है. और यहाँ भी उनके जो नेक वर्टिब्री और के ऊपर जो रिब्स हैं वो काम आते हैं. Caudal vertebrae of many lizards possess a vertical fracture plane. When lizards are under danger of becoming a prey, a portion of the tail is lost, which is called apophy. Lost tail can be reached. आपने अक्सर देखा होगा कि ये गेकोस या जो घरों में पाई जाने वाली लिजर्ड्स हैं, अगर आप उनको अटैक करें या उनको किसी चीज़ से हिट करें तो वो उनकी दुम टूट के नीचे गिर जाती है और वो वहाँ पर आप कह लें कि एक्टिव मोशन में थोड़ी देर रहती है और फिर उसके बाद वो डेड हो जाती है. ये एक एवोल्यूशनरी सोफिस्टिकेशन इन्होंने नेचर ने दी है गेकोस को कि इनकी जो टेल वर्टिब्रा है उसमें एक ऑलरेडी एक आप कह लें फ्रैक्चर प्लेन नेचर ने इनको दे दिया कि जहाँ भी इनको लगे कि ये डेंजर में है तो ये अपने जो आप कह लें कि अटैकर है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका ध्यान बटाने के लिए अपनी टेल है उसको खुद काट देते और अपने इस किसी एक्सटर्नल ऑर्गन को खुद
अपने जिस्म से अलग कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोटॉमी. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड टोमी मीन्स टू कट. सो दे कट देयर organ themselves to get out of trouble and to distract the potential attacker. और ये जो नॉस टेल है ये फिर रिजनरेट भी हुआ. Modern reptiles have movable knees and elbows, slender and elongate limbs which help to keep the body fairly above the ground, as well as support the weight of the body. अब अपने ज़हन में एक एलिगेटर को लाएं. आप अगर एलिगेटर को मूव करते हुए देखें तो आपको अंदाजा होता है कि जब एलिगेटर मूव कर रहा है तो उसकी बॉडी जो है वो ग्राउंड से काफी ऊपर होती है. रीजन बीइंग इनके जो फीट हैं, इनके जो लेग्स हैं या लिम्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है और वो बॉडी वेट को होल्ड कर सकते. प्लस ये कि इनको नेचर ने मूवेबल नीज और एल्बोज दिए हैं जिसकी मदद से इनको लोकोमोशन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है. सेम इज द केस विद लिजर्ड्स. लिजर्ड्स के भी जो लिम्स हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं. आई मीन अगर आप अंदाजा करें तो एक वर्टिकल पोजीशन में वॉल के ऊपर चिपक के रहना फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, इट इज क्वाइट वंडर ऑफ नेचर. कि काफी एनर्जी रिक्वायर होती है अपने आप को ग्रेविटी के अगेंस्ट एक वर्टिकल सरफेस के ऊपर स्टिक किए रखना. लेकिन ये इनकी आपको अंदाजा हो गया होगा इनकी जो लिम्स हैं वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इतना जो एक्टिव प्रोसेस है उसको सुधार सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाई दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग limbs so that they can support their body weight. So nutrition and digestion, very important. Most reptiles are carnivorous except for turtles which are omnivores. So हम सब जानते हैं ज्यादातर जो reptiles हैं वो दूसरे animals को शिकार करते हैं, which is why they are carnivorous. आप गेको को देख लें, छोटे इंसेक्ट्स पे सर्वाइव करती है. आप एलिगेटर्स को देख लें तो वो डियर और इसी तरह दूसरे जो जानवर हैं जिनको वो पकड़ सकते हैं उसका शिकार करते हैं. स्नेक्स, छोटे छोटे जो जानवर हैं जिस तरह माइस हैं, रैट्स हैं, उन पे जो है वो सर्वाइव करते हैं. लेकिन टर्टल्स जो हैं उनको जो मिले वो खा लेते हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है. अगर तो वो किसी छोटे एनिमल को कैच कर सकते हैं दे कैन सर्टेनली ईट दैट आल्सो. लेकिन अगर वो ना मिले तो फिर वो ग्रास और छोटे जो प्लांट्स हैं उन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव नॉन प्रोट्रूसिबल टंग दैट एड इन swallowing. अनलाइक अदर रेप्टाइल्स, इनकी जो टंग है टर्टल्स की और क्रोकोडाइल्स की, ये अपनी टंग को अपने माउथ से बाहर नहीं निकाल सकते. यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट जो है टंग की वो खत्म हो चुकी है. लेकिन ये इतनी हेल्प जरूर करती है कि ये फूड को पुश करती है बकल कैविटी से ईसोफेगस की तरफ, which helps them to swallow their food. Lizards and tuataras have sticky tongue to capture prey. And tongue extension in chameleon exceeds their body length. ये एक बड़ा important feature है. आपने अक्सर देखा होगा lizards को मुख्तलिफ छोटे जो flying insects हैं वो कैच करते हैं. इस प्रोसेस के अंदर ये इनकी टंग जो है वो बहुत ये हेल्प करती है कि ये बहुत एक्टिवली इन स्प्लिट सेकंड अपनी टंग जो है वो फेंकते हैं इंसेक्ट पे, वो स्टिकी टंग से अटैच होकर वापस निकल जाते हैं. और कैमिलियंस की टंग जो है वो इस हिसाब से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है इन द सेंस कि एक तो ये स्टिकी है, सेकेंडली इनकी टंग की लेंथ जो है वो इनकी अपनी बॉडी लेंथ से भी ज्यादा हो जाती है कुछ केसेस. तो ये एक बहुत बड़ी रेंज इनको नेचर ने दे दी है कि इस रेंज में ये छोटे जो इंसेक्ट्स हैं या फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं. So this is a wonder of nature. Snakes have sophisticated
jaws, and jaws and skull bones are usually attached together by a ligament so that they may spread apart as much as possible to ingest prey even larger than their head size. And both upper and lower jaw have two halves, and each half can move independently. अब ये snakes के अंदर evolution ने एक बड़ी इनको added आप कह लें कि बोनस इनको एक तरह से दिया है, वो ये कि एक तो इनके जो अपर एंड लोअर जॉ हैं वो दो हाफ्स में तकसीम हो चुके हैं. सो ये लिटरल प्लेन के ऊपर भी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर भी इनको एक्सटेंशन मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू द फूड दैट दे आर गोइंग टू कंज्यूम. सेकेंडली ये कि दोनों हाफ्स जो हैं, दोनों जॉज जो हैं वो आपस में भी एक फ्लेक्सिबल मसल टिश्यू के थ्रू अटैच्ड है, और ज़रूरत पड़ने पे ये दोनों जो जॉज हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, ये एक्सटेंड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये एक बड़े साइज का प्रे जो है वो उसको इंजेस्ट कर सकते. और इनकी जो जॉ बोन जो है वो स्कल के साथ बड़ी आप कह लें कि लूजली अटैच्ड होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, सो दैट without causing an injury to their buccal cavity and muscles, ये एक बड़े साइज का प्रे जो है वो उसको इंजेस्ट कर सके. And teeth are pointed posteriorly to prevent prey escape. जो teeth हैं snakes के अंदर वो आप अगर गौर से देखें तो उनकी जो pointy end है वो पीछे की तरफ फोल्ड हुआ होता है. उसकी रीज़न यही है कि ये बेसिकली प्रे जो है वो उसको होल्ड करके रखते हैं दोनों टीथ के, इनकी जो ग्रास्प है उससे निकल ना जाए. प्लस इसका एक फंक्शन ये भी है आप कह लें कि टीथ के पीछे की तरफ पॉइंट होने का, ताकि टीथ जो है उनसे इनकी अपनी बकल कैविटी जो है वो इंजर ना हो और इनको और माउथ क्लोज करते हुए इनको किसी न किसी की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, क्योंकि टीथ उनके जॉ के हिसाब से काफी बड़े होते हैं. ग्लॉटिस इज फॉरवर्ड सो दैट स्नेक्स कैन ब्रीथ व्हाइल swallowing. इनका जो ग्लॉटिस है वो आम तौर पे इनके माउथ के काफी करीब होता है, और इसकी रीजन ये है कि जैसे ही प्रे जो है उसको कैप्चर किया जाए स्नेक्स पे, उसको फौरन ग्लॉटिस के अंदर ग्लॉटिस के थ्रू जो है वो इसोफेगस में पहुंचा दिए जाए ताकि इनको ज़्यादा देर ना लगे, अदरवाइज दे मे सफोकेट ड्यूरिंग द कैप्चर ऑफ द प्रे. And vipers possess hollow fangs that are attached to a hinged jawbone, and when it opens its mouth, the bone rotates and causes fangs to show up. अब जो इनके वाइपर्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है जिसमें इनके जो फैंग्स हैं, जो इनके टीथ हैं वो हॉलो होते हैं, और वो हॉलो टीथ जो है वो एक मूवेबल जॉ बोन के साथ कनेक्टेड. तो इसमें एक आप कह लें कि सोफिस्टिकेशन ये है कि माउथ जैसे ही ओपन होगा उसी तरह इनके जो टीथ हैं वो बाहर की तरफ स्विंग आउट होते आ रहे हैं, और इस तरह इनको एक तो इंटरनल इंजरी नहीं होगी अपने ही टीथ से, दूसरे ये कि दे कैन एक्टिवली transfer the venom from their teeth to the body of the prey. And some cobras can spit venom at their prey. एक और evolutionary benefit. And venom glands are modified salivary glands, and most venoms are the mixture of neurotoxins and hemotoxins. Neurotoxins जो है वो basically आप जो सेंसरी फंक्शंस हैं, जो नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रे है उसको पैरालिसिस का अटैक हो जाता है और वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता. जबकि हीमोटॉक्सिन्स जो हैं जो कि वाइपर्स में पाए जाते हैं उसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, और जो ब्लड सेल्स
की ब्रेकडाउन की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग मैकेनिज्म सारे फ्लॉप हो जाते हैं, तो जो प्रे है वो सफोकेशन से जो है वो डेड हो जाता है, as they can be caught by the virus. So this is all for today. Thank you very much and be safe.